So, we will begin this all with action potential. It seems very dull to understand about action potential, but we have to know about action potential. So, what is the action potential? It is nothing but a spark in neuron. तो ये जो स्पार्क है ये कैसे जनरेट होता है इस न्यूरॉन के अंदर, वी आर गोना सी दैट. Okay, so for that I have to make the diagram of a neuron. So suppose this is the body of the neuron and this is the axon of the neuron, and this portion is the dendrite portion. Okay, so this is axon and this portion is the dendrite portion. तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है इस न्यूरॉन के अंदर, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट. देखो इस तरीके से ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे हम मिली वोल्ट्स की बात करेंगे. जैसे कि सपोज ये जो न्यूरॉन है ये रेस्टिंग स्टेट में है अभी. सपोज दिस न्यूरॉन इज एट रेस्ट, ये आराम कर रहा है. तो उस कंडीशन में इस न्यूरॉन में क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं. तो उसके लिए एक निमोनिक है, साल्टी बनाना. सो व्हाट इज साल्टी बनाना? जैसे कि ये बनाना है और उसके ऊपर हमने साल्ट डाल दिया, तो बनाना के अंदर पोटेशियम होता है और ऊपर साल्ट का मतलब सोडियम. तो इसी कंडीशन में कुछ हमारा न्यूरॉन होता है कि अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा मात्रा में मिलता है न्यूरॉन के अंदर, और न्यूरॉन के बाहर सोडियम आयन विल बी इन अ ग्रेटर क्वांटिटी आउटसाइड द न्यूरॉन. ठीक है, ये कंडीशन होती है. अब आप सपोज करो कि इस न्यूरॉन को कोई स्टिमुलेशन मिल रहा है. स्टिमुलेशन मिलने से पहले एक बात हमको ध्यान रखनी है कि जब ये न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर है, मतलब ये आराम फरमा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो न्यूरॉन का अंदर वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है. न्यूरॉन इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी. मतलब कितनी नेगेटिविटी है ये? -90 मिली वोल्ट. और ऐसा नॉर्मली देखने को भी मिलता है कि जब आप किसी जगह पे पड़े हुए हो, व्हेन यू आर एट रेस्ट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, योर माइंड, your brain, your soul is filled with so much of negativity. So the negativity that exists in neuron is -90 millivolt, okay, at resting state. Now what happens is, suppose we give some stimulus to this neuron. So what happen when you give stimulus to neuron? So उसके लिए हम डेंड्राइट पोर्शन की बात करते हैं. तो डेंड्राइट पोर्शन में भी यही होगा कि बाहर जो होगा वो सोडियम ज़्यादा होगा और अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होगा. तो जैसे ही हम इसको स्टिमुलस देते हैं तो ये जो सोडियम आयन है इधर की तरफ, डेंड्राइट की तरफ, ये सोडियम आयन न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है. ये सोडियम आयन एंटर करता है. ओके, तो हम जानते हैं कि न्यूरॉन की जो नेगेटिविटी थी वो -90 मिली वोल्ट थी. लेकिन अब सोडियम आयन अंदर आ रहा है, मतलब सोडियम आयन पॉजिटिव है, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिविटी इज एंटरिंग इनटू द न्यूरॉन, है ना. तो इससे क्या होगा, जो न्यूरॉन की ओवरऑल नेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी. सो दिस इज डिक्रीजिंग. -90 से ये -80 हो जाएगा, फिर -70 हो जाएगा, फिर -55 हो जाएगा, है ना. इस तरीके से इसकी नेगेटिविटी कम होगी. तो -50 या -55 ये एक मैजिक नंबर होता है. वाई दिस इज़ अ मैजिक नंबर? क्योंकि जैसे ये इस थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है -55 के, उस कंडीशन में क्या होता है, देखो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एक्सोन है, ये जो एक्सोन है, इस
एक्सोन पर ये होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्या है ये? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसके अलावा ये जो एक्सोन है इस पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल भी होता है। ठीक है, इस एक्सोन पे ये जो येलो येलो है वो तो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और ये जो स्काई ब्लू कलर का है वो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो जैसे ये इस मैजिक नंबर को टच करता है -55 को, व्हाट हैपन्स इन दैट सिचुएशन कि ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है इससे सोडियम एंटर करने लगता है। सो ये एंटर किया सोडियम अंदर, ये जो सोडियम है ये एंटर किया इस तरीके से, ये जो सोडियम इस तरीके से एंटर किया। ठीक है, तो अब मोर सोडियम इज एंटरिंग इनटू द न्यूरॉन, सो द न्यूरॉन विल बी मोर पॉजिटिव। तो ये जो इसका एक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ता जाता है -50 से -40 -30, और इवन ये 0 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। तो ये वाली जो स्टेज हमने बात करी, ये जो स्टेज की हमने बात करी, ये वाली इस तरीके से ये जो बढ़ रहा था उस स्टेज की जो हमने बात करी, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन क्यों हो पाया, कैसे संभव हो पाया? जब सोडियम आयन जो था वो न्यूरॉन के अंदर एंटर कर रहा था, उसकी वजह से तो ये डीपोलराइजेशन संभव हो पाया, है ना। अब उसके आगे हम कहानी की बात करते हैं। तो इन दिस वर्ल्ड नथिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, you cannot have the same pleasure again and again. Okay, so in this same way nothing remains constant. So what happens now, that at this stage, which stage? At this stage, when you have 0 millivolt, in this situation the sodium channels get shut down. So the sodium channels get shut down. What happens next is these potassium channels will open. So what will happen? That these potassium will get out of this neuron. This potassium ion will get out of this neuron from this channel. So how we will conclude this? So the positive is getting out of the neuron. इसका मतलब क्या हुआ? That again the negativity of the neuron will increase, क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है. So this will return back. So this is returning back. ये -55 तक पहुंचता है, ये -90 तक पहुंचता है. इवन ये उसके भी नेगेटिव पहुंच जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दीज पोटेशियम चैनल्स आर वेरी लेजी. ये ओपन तो हो जाता है लेकिन इनको बंद होने में ज़्यादा टाइम लगता है. दे क्लोज वेरी स्लोली, सो दैट अ लॉट्स ऑफ पोटेशियम आयन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द पॉजिटिविटी, वो जो पोटेशियम आयन है वो बाहर निकल जा रहा है. सो नाउ दिस इज सो मच नेगेटिव. ये बहुत लेज़ी होते हैं तो ये बंद नहीं होते हैं, बहुत देर तक खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से सारा पोटेशियम आयन या मोस्ट ऑफ द पोटेशियम आयन न्यूरॉन से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी रेस्टिंग स्टेट जो कि -90 मिलीवोल्ट होता है उसके भी ये नीचे चले जाता है. तो ये वाली स्टेज को हमने बोला डीपोलराइजेशन. दिस स्टेज वी कॉल इट रीपोलराइजेशन. और ये वाली जो स्टेट है इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन. वी कॉल इट हाइपर पोलराइजेशन. तो हाइपर पोलराइजेशन के लिए एक सिनोनिम वर्ड है रिफ्रैक्टरी. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टरी? सपोज यू आर इन अ रिफ्रैक्टरी स्टेट. रिफ्रैक्टरी स्टेट मीन्स that now I am not gonna do anything. No matter how much you provoke me, no matter how much stimulus you give me, when I am in a refractory state, I am not gonna do anything. Okay? So
This is the refractory or hyperpolarization state. But as I have told you that in this world nothing remains constant, this hyperpolarization state will not remain constant. What happens next is that this so this again reaches to minus 90 millivolt. It again reaches to minus 90 millivolt. That is the resting state of neuron, and now it can take another action potential. So this is the story of action potential. So why I am telling you all this thing? Because I am gonna talk you about GABA. What is a GABA? GABA is nothing but the neurotransmitter. Okay, so suppose this is GABA, and this GABA binds to the GABA receptor. Suppose this is the binding of GABA to the GABA receptor. What happens next is that the chloride ion that is present outside the neuron will enter into it. Okay, so as you can see that chloride is a negative ion, so much negativity, and when there is so much negativity, the neuron will go into the state of hyperpolarization, and hyperpolarization means refractory state. What does it mean by refractory? That no matter what you gonna do, I am not gonna do anything. That's the meaning of refractory. Okay, so suppose this is a patient, okay, and who is having seizure. So if we look in the brain of this patient, suppose this is the brain of this patient, so we will find that the neurons that make up the brain are very hyper excited, in this patient who is having seizure. Okay, so that's why this is the moral lesson for life, that we should never be hyper excited, because whenever you are very hyper excited, things will not go well. You will fall down. That will not be good for you. So we want to eliminate this hyper excited state of neuron. So who is gonna do that? So there are many heroes that live inside our brain. Some are heroes, some are villains. Like I can name them, like dopamine, like serotonin, like oxytocin, okay, like GABA. So who is the hero that will come rescue this condition? So in this situation, GABA is our hero. What GABA does? They make neurons inhibitory. When they are inhibitory, they are not hyper excited. So this is the treatment that we need. We will make them less excited, even not excited at all. That's the treatment. So this is our hero, the GABA. So this is the introduction of GABA as a hero who is gonna save your neurons from being hyper excited, to save you from seizure. Okay, so for that we have to, GABA has to take birth, right? GABA has to take birth first of all. So I am making world famous diagram here right now. So as you can guess it, this place is synaptic cleft, and this shape we call it presynaptic part, and this portion is the postsynaptic part. So now what we wanna see is the origin of GABA.
So the origin of GABA occurs in our neurons, and we will see it in our presynaptic part. So I am zooming this portion. So what happens is we eat food. Food contain protein, carbohydrates, and fat. Protein are made up of amino acids. So I am going to talk about one very special amino acid. I call it glutamine. What is glutamine? It is nothing but an amino acid. So this glutamine enters into the Krebs cycle. Krebs cycle that is run by the mitochondria. Alright. And during this Krebs cycle, we get a product called glutamate. And this glutamate is further converted into GABA. And this is how our hero GABA exists in the world. And this is how our GABA is originated. It's the birth of GABA. So there is this enzyme called GAD. I will just name the short form GAD. You can search the full form by yourself. Okay, so I have GABA. Okay, so there is not only one GABA. In this way, we receive many GABA molecules. Okay, we have so many GABA molecules. So what happens next is, so I can clear this thing, right? I am making them, disappear. So I have GABA, right? These all molecules are GABA. Well, these GABA not remain freely in their house. Okay, actually they are packaged into small houses. These GABA will go into these little pockets. Little pockets. Okay. सो अब हमें नेक्स्ट पिक्चर कैसी देखने को मिलती है कि इस तरीके से इसे हम कहते हैं वेसाइकल. ठीक है, इस वेसाइकल पे क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं. इन्हें कहते हैं हम वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्टर. व्हाट वी कॉल देम? वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्टर. And what they does, they help to enter GABA into the synaptic vesicle. So the next picture would be like this, that there is no free GABA. All the GABA is right now is inside this vesicle. Okay, so this is the picture right now. What happens next is that this synaptical vesicle, okay, this will come and this will fuse to this membrane. Okay, this will fuse, and so all the GABA is released into the synaptical cleft, right? So let's make it empty. Because all the GABA is now into the synaptical cleft. So okay, so what is the fate of this GABA molecule now? What it can do? It has two fates, or you can call it three fates. Fates मतलब किस्मत. इसकी किस्मत क्या होगी आगे? GABA ने जन्म लिया अपना काम करने के लिए. So what happens is, there are these receptors present post synaptically. Okay,
post synaptically. These are the GABA receptors. What we call them? GABA receptors. Okay. So now this GABA molecule, what can happen with this GABA? First thing, that this will bind to the receptor and do its job. Other thing what can happen is that these GABA receptor will be called back to their original home. तो ये जो GABA है ये अपने दोबारा अपने घर के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेंगे, GABA दोबारा इसके अंदर भरे जाएंगे और दोबारा इनको सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर छोड़ दिया जाएगा. इसके अलावा और क्या होता है इस GABA मॉलिक्यूल के साथ? देखो यहाँ पर ये मैंने बनाई है एक एस्ट्रोसाइट. एस्ट्रोसाइट क्या होती है? एक हेल्पिंग सेल होती है जो कि न्यूरॉन्स को हेल्प करती है. तो ये जो GABA है, ये GABA क्या होता है, इस एस्ट्रोसाइट के अंदर भी एंटर कर जाता है. सीधी सी बात है, जो GABA रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रहा है उसे या तो दोबारा बुला लिया जाता है या उसे एस्ट्रोसाइट ले लेती है. एस्ट्रोसाइट इस GABA का क्या करती है? एस्ट्रोसाइट इस GABA को तोड़ देती है. ओके, एस्ट्रोसाइट विल ब्रेक दिस. ओके, सो दिस इज द GABA जिसको एस्ट्रोसाइट ने ले लिया और इस GABA को फिर क्या करते हैं, इस GABA को तोड़ते हैं. पहले ये ग्लूटामेट में टूटता है और उसके बाद में ये जो होता है ये ग्लूटामिन के अंदर टूटता है. ठीक है, फिर इस एस्ट्रोसाइट के यहाँ पे मौजूद होते हैं ग्लूटामिन ट्रांसपोर्टर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर? वी कॉल इट ग्लूटामिन ट्रांसपोर्टर. ठीक है, इस न्यूरॉन के पास में भी ग्लूटामिन ट्रांसपोर्टर होता है. तो ये जो ग्लूटामिन मॉलिक्यूल है ये यहाँ से एंटर करता हुआ दोबारा इस न्यूरॉन में पहुँच जाता है जहाँ पे इसको दोबारा सिंथेसाइज किया जाता है. मतलब ग्लूटामिन से दोबारा GABA को बनाया जाता है. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ GABA. ठीक है, GABA का क्या काम था कि उसने GABA रिसेप्टर पे बाइंड होना था. उसकी ज़िंदगी का बस यही महत्व था कि GABA को आकर GABA रिसेप्टर पे बाइंड करना था. इसके आगे इनहिबिशन करने का काम या फिर न्यूरॉन जो कि हाइपर एक्साइटेड हो रखे थे उनको नॉर्मल करने का काम या इनहिबिटरी करने का काम आगे का किया जाता है GABA रिसेप्टर के द्वारा. कौन करता है? GABA रिसेप्टर करता है. तो हम बात करेंगे GABA रिसेप्टर की. मैंने बोला कि ये तीनों GABA रिसेप्टर हैं लेकिन तीनों के कलर्स मैंने अलग अलग बनाए क्योंकि GABA रिसेप्टर जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. हालांकि इवेंचुअली तीनों काम एक ही करते हैं बट जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ them are different. So we have GABA A, let me zoom it, we have GABA A, we have GABA B and we have GABA C receptors. So अब हम आगे बात करेंगे कि GABA A कैसे दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है उस रिसेप्टर की, इसके अलावा वो काम कैसे करता है. उसके बाद में बात करेंगे कि GABA B रिसेप्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो काम कैसे करता है. और GABA C की बात करें तो GABA C इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे. हम बात करेंगे GABA A की और GABA B की. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ ग्लूटामिन. ग्लूटामिन इज़ द अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड से ही आगे जाके GABA बनता है. फिर मैंने बताया था कि GABA ये खुला नहीं रहता, इसको ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है उसके अंदर बंद कर दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद में ये अपना GABA रिलीज़ करता है. तो GABA जो होता है वो इसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है. GABA रिसेप्टर कैन बी ऑफ GABA A, कैन बी ऑफ GABA B. तो हम देख सकते हैं कि ये जो GABA मॉलिक्यूल है वो इस पे जाके जुड़ गया. जो नहीं जुड़ता उसका क्या होता है, तो उसका GABA ट्रांसपोर्टर के द्वारा उसको दोबारा अपने घर बुला लिया जाता है. सो वी आर गोना टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ GABA A रिसेप्टर. तो
ये जो गाबा ए रिसेप्टर होता है इसकी बहुत सारी सब यूनिट्स होती है। उन सब यूनिट्स के नाम कुछ इस तरीके से, जैसे कि अल्फ़ा सब यूनिट हो सकती है, बीटा सब यूनिट हो सकती है, गामा हो सकती है, इवन पाई भी हो सकती है, एप्सिलॉन भी हो सकती है, डेल्टा भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सब यूनिट्स होती है। अल्फ़ा की बात की जाए तो अल्फ़ा सब यूनिट भी अल्फ़ा 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। उसी तरीके से बीटा जो है वो बीटा 1 हो सकता है, बीटा 2 हो सकता है, बीटा 3 भी हो सकता है। उसी तरीके से कुछ कहानी गामा की है। लेकिन इन द नेचर द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन of GABA A receptor that exist is अल्फ़ा 1, उसकी 2 सब यूनिट होती है, बीटा 2 उसकी 2 सब यूनिट होती है, और गामा 2 की 1 सब यूनिट। मिलकर ये तीनों गाबा ए रिसेप्टर को बनाती है। मतलब इन द नेचर दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सीन। तो कुछ इस तरीके से होता ही है। आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। तो इसकी दो तो अल्फ़ा 1 सब यूनिट हो गई, ठीक है, इसकी 2 बीटा 2 सब यूनिट हो गई, ठीक है, और एक हो गई गामा 2 सब यूनिट। तो ये रिसेप्टर की स्ट्रक्चर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गाबा कहाँ पे जाके बाइंड करता है, पहली बात तो ये कि 2 गाबा मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, एक बाइंड नहीं करता, 2 मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। सपोज दिस इज़ 1 गाबा मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, ठीक है। तो जो गाबा होता है वो बाइंड करता है कहाँ पे, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 की जो इंटरफेस होती है वहाँ पे जाकर ये बाइंड करते हैं। सो ये जो गाबा होगा ये आएगा आएगा और ये कहाँ पे आके बाइंड करेगा, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 की इंटरफेस पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला जो गाबा होगा वो भी अल्फ़ा 1 और बीटा 2 की इंटरफेस पे आके बाइंड हो जाएगा। तो जब इस तरीके से ये 2 मॉलिक्यूल गाबा के बाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में से जो गेट है वो ओपन होगा। उससे क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन न्यूरॉन के अंदर जाएगा। क्लोराइड आयन नेगेटिव है तो नेगेटिविटी अंदर लेके जाएगा। और मैंने बताया था कि जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो न्यूरॉन जो होता है वो हाइपर पोलराइज हो जाता है। हाइपर पोलराइज का मतलब होता है रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है नाउ आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग, ठीक है। और अगर इसका हम और अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं लाइक दिस। देखो, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। इसकी 2 अल्फ़ा 1 सब यूनिट होती है, 2 बीटा 2 सब यूनिट होती है और एक होती है गामा 2 सब यूनिट। गाबा की साइट ऑलरेडी मौजूद होती है अल्फ़ा 1 और बीटा 2 के बीच में, एक ये हो गई, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 के बीच में दूसरी ये हो गई। तो अब क्या होता है कि जैसे 2 मॉलिक्यूल गाबा के बाइंड किए तो ये जो गेट है ये ओपन हो जाता है, जिससे ये जो क्लोराइड आयन है वो सेल के अंदर तक चले जाता है, ठीक है। तो हमने बात की कि गाबा ए रिसेप्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये कैसे काम करता है। तो अब हम बात करते हैं गाबा बी के बारे में। गाबा बी रिसेप्टर की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये कुछ इस टाइप का होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, एक्चुअली गाबा बी रिसेप्टर के 2 टुकड़े होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं B1 डोमेन और एक होता है B2 डोमेन। तो अब हमें क्या याद रखना है स्पेसिफिकली कि जो B1 डोमेन होता है वहाँ पे आगे जुड़ता है कौन, गाबा। सिर्फ B1 डोमेन से ही आके गाबा जो होता है वो बाइंड करता है।
और जो B2 डोमेन है, B2 टुकड़ा जो है, इससे एक प्रोटीन जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो GI प्रोटीन जो होती है वो यहाँ मौजूद होती है। तो ये तो बात होगी इसकी स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर का अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, ये रहा। तो देखो ये गाबा बी रिसेप्टर की स्ट्रक्चर है। इसमें एक B1 टुकड़ा होता है, इसमें एक B1। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें एक B1 टुकड़ा होता है और एक B2 टुकड़ा होता है। जो B1 डोमेन होता है उससे बाइंड करता है गाबा, ठीक है। तो जब गाबा B1 डोमेन से जुड़ता है तो जो B2 डोमेन होता है उससे जुड़ी हुई जो जी प्रोटीन होती है उसके अंदर आते हैं चेंजेस, और उसके बाद में ये अपना एक्शन करता है। तो अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म फॉर एक्शन क्या है। तो जैसे ही गाबा B1 से बाइंड करता है, B2 के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। B2 जो होता है वो जी प्रोटीन से लिंक्ड होता है। इस जी प्रोटीन की बात करें तो इसकी 3 सब यूनिट्स होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो क्या चेंजेस होता है कि ये जो अल्फ़ा टुकड़ा होता है ये अलग हो जाता है, अल्फ़ा अलग होता है और बीटा गामा अलग हो जाता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो सेल में मौजूद पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो जो अंदर मौजूद जितना भी पोटेशियम आयन होगा वो सेल से बाहर चला जाएगा। तो अगर न्यूरॉन में से पॉजिटिविटी बाहर निकल जा रही है तो न्यूरॉन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और हम जानते हैं कि जब न्यूरॉन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो वो रिफ्रैक्टरी स्टेट के अंदर चला जाता है। और वही तो हमारा गोल है कि हम चाहते हैं कि न्यूरॉन जो है वो रिफ्रैक्टरी स्टेट के अंदर चला जाए। तो इस तरीके से गाबा बी रिसेप्टर काम करता है पोस्ट साइनेप्टिकली। गाबा बी रिसेप्टर के काम Okay, so let's talk about the drugs that act on GABA A receptor. Drugs acting on GABA A receptor. ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर सकते हैं गाबा एगोनिस्ट की, गाबा ए एगोनिस्ट की। सो गाबा ए एगोनिस्ट कौन होता है? सपोज दिस इज माय रिसेप्टर, दिस इज माय रिसेप्टर। ये क्या है? गाबा ए का रिसेप्टर है। दिस इज द गाबा ए रिसेप्टर। ओके, ठीक है। और सपोज दैट ये जो है ये येलो येलो, दिस इज द मॉलिक्यूल गाबा, राइट। तो नॉर्मली क्या होगा कि जब ये गाबा इस तरीके से यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो ये गाबा ए रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, राइट। बट सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 और ऐसी ड्रग्स है जो हमने बनाई है। सपोज कि इसका नाम है म्यूसिमोल, क्या? म्यूसिमोल, ठीक है। और इस ड्रग का नाम है गाबैक्सिडोल। तो दीज पीपल, ये जो लोग हैं, ये फ्रेंड होते हैं गाबा के। फ्रेंड होता है गाबा का मतलब है कि इनके सपोज अगर गाबा यहाँ पे नहीं भी मौजूद है तो ये लोग क्या है, ये लोग यहाँ पे जाके बाइंड करते हैं और इनके बाइंड करने से भी गाबा ए रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एगोनिस्ट की, तो एगोनिस्ट की डेफिनेशन ही ये होती है कि दीज आर मोलिक्यूल जो कि बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद में ये एक्टिवेट भी करते हैं रिसेप्टर को। अगर ये सिर्फ बाइंड करे और अगर एक्टिवेट नहीं करे
तो हम इन्हें एगोनिस्ट नहीं बोलेंगे. वी विल नॉट कॉल देम एगोनिस्ट इन दैट सिचुएशन. सो म्यूसिमोल and gabaxidol are the example of GABA A agonist. Now let's talk about the GABA A antagonist. What are they? So suppose this is the GABA A receptor. This is the GABA A receptor. और सपोज यहाँ पर ये बाइंड है गाबा ए रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है. ठीक है. अब हमने क्या किया, अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया. इनके नाम क्या क्या है? इसका नाम है ब्यूक्यूलिन और इसका नाम है गाबाजीन. ठीक है. ये जो ब्यूक्यूलिन होता है ये नेचुरली हमको मिलता है और गाबाजीन जो होता है ये सिंथेटिक होता है. तो ये लोग क्या है, दीज पीपल आर एनिमीज. मतलब ये गाबा को तो इसकी जगह से हटाएंगे, हटा दिया, खुद वहाँ पे जाके जुड़ेंगे, बट ये लोग क्या करेंगे, गाबा ए रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेंगे. ठीक है. अगर गाबा ए रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे का काम नहीं होगा. सो दैट्स वाई वी कॉल देम एंटागोनिस्ट. सो गाबा ए एंटागोनिस्ट इंक्लूड ब्यूक्यूलिन एंड दिस गाबाजीन. ओके. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेंजोज. इनको हम और क्या बोलते हैं? बेंजोडायज़ेपिन भी बोलते हैं, बेंजोडायज़ेपिन्स. तो बेंजोडायज़ेपिन्स कैसे काम करते हैं? देखो, पहली बात तो ये कि बेंजोडायज़ेपिन जो होते हैं वो गाबा ए रिसेप्टर पे काम करते हैं. किस पे? गाबा ए रिसेप्टर पे. हमने गाबा ए रिसेप्टर की स्ट्रक्चर की बात की थी. ये कुछ इस तरीके से होता है, राइट. इसके अंदर दो तो अल्फ़ा 1 सब यूनिट होती है, इसके अलावा बीटा 2 सब यूनिट होती है और एक गामा 2 सब यूनिट होती है. इतनी बात की थी हमने. इसके अलावा हमने बात की थी कि अल्फ़ा 1 और बीटा 2 के बीच में गाबा साइट होती है. गाबा साइट का मतलब है कि यहाँ पे गाबा जो मॉलिक्यूल है वो आकर बाइंड होता है. अल्फ़ा 1 बीटा 2 और ये रहा अल्फ़ा 1 बीटा 2, यहाँ पे भी गाबा आके बाइंड करता है. लेकिन बात यह है कि इस गाबा ए रिसेप्टर के अंदर एक और साइट होती है मौजूद. वो साइट कहाँ होती है? वो साइट होती है अल्फ़ा 1 और गामा 2 के बीच में, इस जगह पर. ये जो साइट है, इस साइट का नाम क्या है? इस साइट को हम बोलते हैं बेंजोडायज़ेपिन साइट. इन शॉर्ट इसको BZ साइट भी बोलते हैं. तो यहाँ पर कौन आके बाइंड करता है? यहाँ पर बाइंड करता है बेंजोडायज़ेपिन. देखो, बात यह है कि बेंजोडायज़ेपिन तभी काम करता है जब गाबा मॉलिक्यूल्स बंधे होते हैं ऑलरेडी. मतलब अकेला बेंजोडायज़ेपिन कुछ नहीं कर पाता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि बेंजोडायज़ेपिन करता क्या है? तो बेंजोडायज़ेपिन ज़्यादा कुछ नहीं करता. जैसे कि जब दो मॉलिक्यूल गाबा के आगे जुड़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो चैनल ओपन हो जाता है जिससे क्लोराइड न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है. बेंजोडायज़ेपिन क्या करता है? उस चैनल को है ना बार बार ओपन करने का काम करता है. ठीक है. क्या? बार बार ओपन करता है. मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग द चैनल, उसको बेंजोडायज़ेपिन इंक्रीज कर देता है. ठीक है. लेकिन ये इनकी मेन साइट पे जाके नहीं जुड़ रहा है, ये अलग से जुड़ रहा है. इसकी अलग से साइट है, इसे हम एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं. और क्योंकि हम देख सकते हैं कि बेंजोडायज़ेपिन गाबा की एक्टिविटी को क्या है, बढ़ा दे रहा है. ठीक है. तो इसी वजह से हम बेंजोडायज़ेपिन को पॉजिटिव एलोस्टेरिक
मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर हम विजुअलाइजेशन करना चाहे तो यू कैन सी दिस डायग्राम। सो देखा, ये गाबा ए की स्ट्रक्चर है, गाबा ए रिसेप्टर की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर 2 अल्फ़ा 1 सब यूनिट है, 2 बीटा 2 सब यूनिट है और एक गामा 2 सब यूनिट है। हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 और बीटा 2 के बीच में गाबा साइट होती है, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 के बीच में गाबा साइट होती है जहाँ पे गाबा आके बाइंड करता है, और अल्फ़ा 1 और गामा 2 इसके बीच में बेंजोडाइजेपिन साइट देखने को मिलती है। तो देखो ये जो पिंक पिंक गोले हैं, ये पिंक पिंक गोले हैं गाबा, मतलब गाबा मॉलिक्यूल का बाइंड करना तो इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन अगर बेंजोडाइजेपिन, जो कि ये येलो डॉट शो कर रहा है, लेकिन अगर बेंजोडाइजेपिन भी इस रिसेप्टर से अगर जुड़ जाता है तो उस कंडीशन में जो क्लोराइड तो सीधी सी बात है एंटर करेगा, बट ये जो चैनल है, इस चैनल की ओपनिंग जो है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, मतलब ये गेट बार बार खुलेगा। गेट अगर बार बार खुलेगा तो क्लोराइड आयन बार बार न्यूरॉन के अंदर एंटर करेगा। सो दिस इज़ द ओल्ड स्टोरी ऑफ बेंजोडाइजेपिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बार्बिचुरेट। What is the difference between benzodiazepine and barbiturate? तो देखो, बात करते हैं बार्बिचुरेट की। बार्बिचुरेट, देखो, अगर मैं गाबा ए रिसेप्टर की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ रिसेप्टर की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो गाबा ए रिसेप्टर पे बहुत सारी साइट्स होती है। अभी तक हमने बात करी कि गाबा की एक साइट होती है जहाँ पे गाबा के बाइंड करता है। फिर हमने बात करी बेंजोडाइजेपिन के लिए एक अलग से साइट होती है, तो बेंजोडाइजेपिन आके बाइंड करता है। ओके, सपोज आई एम मेकिंग दोज डायग्राम्स। सपोज दिस इज द साइट फॉर गाबा, मतलब यहाँ पे गाबा आके बाइंड करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो साइट है यहाँ पे, ये और ये। सो दिस इज द साइट फॉर बेंजोडाइजेपिन, यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन आके बाइंड करता है। और भी साइट होती है यहाँ पे, सपोज दिस साइट, ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई है, दिस इज द साइट फॉर बार्बिचुरेट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सो दिस इज द साइट, यहाँ पे कौन आके बाइंड करता है, प्रोपोफोल, हेलोथेन। इसके अलावा हमारा अल्कोहल जो होता है इथेनॉल, वो भी यहीं पे आके बाइंड करता है गाबा ए रिसेप्टर पे। तो ठीक है, बार्बिचुरेट यहाँ पे आके बाइंड कर लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। देखो, बार्बिचुरेट भी क्या होता है, पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर होता है। एलोस्टेरिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गाबा, जो गाबा की जो साइट है वहाँ पे आके बाइंड तो करता नहीं है, इसकी तो खुद से अलग से साइट है, इसलिए एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है। और क्योंकि ये गाबा का फ्रेंड है, गाबा की एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। बट बात आती है कि कैसे बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है बार्बिचुरेट, जो क्लोराइड चैनल ओपन होता है, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है, तो ये बार्बिचुरेट उस गेट को ओपन रखता है लंबे समय के लिए, उस गेट को खुले ही रखता है। बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, गेट को ओपन करता है बार बार, बट बार्बिचुरेट जो होता है वो गेट को ओपन ही रखता है परमानेंटली, काफ़ी लंबे समय तक। तो इस तरीके से बार्बिचुरेट काम करता है। तो अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि बार्बिचुरेट अच्छा है या बेंजोडाइजेपिन अच्छा है,
विच वन इज़ बेटर? देखो, बार्बिचरेट हो या बेंजोडाइजेपिन हो, दोनों लो डोज के अंदर सेडेशन कोज करते हैं, ठीक है। इनका डोज थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, सपोज दिस इज द डायग्राम फॉर बार्बिचरेट एंड दिस इज द डायग्राम फॉर बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन को शॉर्ट में बेंजोज भी बोलते हैं। तो अगर हम इनका और डोज देंगे तो दे विल कोज हिप्नोसिस, इनका डोज अगर और भी बढ़ाएंगे तो ये वर्क करते हैं एज एंजियोलिटिक, मतलब ये आपकी एंजाइटी को दूर करते हैं, एंजियोलिटिक, ठीक है। और बात करते हैं आगे। सपोज बार्बिचरेट में क्या है, अगर हम और ज़्यादा डोज देंगे तो दिस कैन कोज मेडुलरी डिप्रेशन, यू नो मेडुला इज सेंटर फॉर आवर हार्ट बीट एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। और अगर इसका डोज और बढ़ाएंगे हम बार्बिचरेट का तो दिस कैन कोज कोमा एज वेल, ठीक है। लेकिन यही कंडीशन क्या है, बेंजोडाइजेपिन के साथ नहीं होती है, मतलब ये मेडुलरी डिप्रेशन और कोमा कोज नहीं कराता है, इसीलिए बेंजोडाइजेपिन आर प्रिफर्ड ओवर बार्बिचरेट्स, ठीक है। तो हमने बात करी बार्बिचरेट की, बेंजोडाइजेपिन की। हमको ये बात और ध्यान रखनी चाहिए कि गाबा ए रिसेप्टर पे बेंजोडाइजेपिन के लिए जगह है, गाबा के लिए जगह है, बार्बिचरेट के लिए जगह है, इसके अलावा और लोगों के लिए भी जगह है, आपकी अल्कोहल के लिए भी जगह है। इसीलिए तो क्या होता है, जब वी ड्रिंक अल्कोहल, द इथेनॉल बाइंड्स टू गाबा ए रिसेप्टर एंड दिस रिसेप्टर विल मेक अस काम डाउन, राइट, वी फील कामनेस आफ्टर ड्रिंकिंग। इसके अलावा प्रोपोफोल जो कि एक एनेस्थेटिक होता है, या हेलोथेन जो कि आल्सो एक एनेस्थेटिक होता है। तो एनेस्थेटिक का हम काम जानते हैं कि उनको एकदम स्लिप कर देता है, सुला देता है। तो प्रोपोफोल और हेलोथेन के लिए भी गाबा ए रिसेप्टर के पास जगह होती है। ओके, सो लेट्स टॉक फर्दर। देखो, तो हम अभी तक क्या जानते हैं कि जैसे कि ये कोई पेशेंट था हमारा, और इसके पेशेंट का ये जो ब्रेन था, इसके अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होती है वो हाइपर एक्साइटेड थी, है ना। और उसे क्या आ रहे थे, सीजर आ रहे थे। तो हम जानते हैं कि गाबा जो है वो इनहिबिटरी होता है, गाबा जो है वो इनको शांत कर देगा, ठीक है। तो क्यों ना इनको गाबा दे दिया जाए, इन पेशेंट को बहुत सारा दे सकते हैं ना। लेकिन एक दिक्कत आती है कि एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, बी बी बी। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है एक गेट की तरह होता है दिमाग के अंदर घुसने के लिए। तो ये जो गाबा मॉलिक्यूल होता है ना, ये इसको घुसने में दिक्कत आती है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, हमें तो इस पेशेंट को ठीक करना है, तो हमने गाबा से मिलता जुलता ही एक केमिकल बनाया, हमने केमिकल बनाया और उस केमिकल को हमने नाम दिया बैक्लोफेन। इस केमिकल की खासियत क्या थी कि इसकी शक्ल गाबा जैसी दिखती है, इसके काम भी गाबा जैसे हैं, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, इसको भी ये इजीली क्रॉस कर लेता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो हमने इस पेशेंट को बैक्लोफेन दिया, इसने ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस किया, उसके बाद में ये ब्रेन के अंदर गया और फिर इसने अपना काम दिखाया, और काम दिखाया तो क्या हो गया, न्यूरॉन जो हो गए वो शांत हो गए, ठीक है, न्यूरॉन शांत हो गए। अब एक क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए कि अगर मैं इस पेशेंट को, इस सेम पेशेंट को जिसको मैंने बैक्लोफेन दिया, इस पेशेंट को अगर मैं ब्यूक्यूलिन जो कि एक गाबा ए एंटागोनिस्ट होता है, सपोज अगर ये ड्रग मैं इस पेशेंट को दूं
तो बीक्यूकुलिन को क्या करना चाहिए? सपोज़ कि ये गाबा रिसेप्टर है जिस पे हमारा बैक्लोफेन, ये जो बैक्लोफेन है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बना दिया हमने इस तरीके से, ये हमने बना दिया बैक्लोफेन। तो अगर ये गाबा ए एंटागोनिस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक्लोफेन है ये यहाँ पे ये जो गाबा जुड़ा हुआ है, इस गाबा को यहाँ से भगा देगा और ये खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसको ये एक्टिवेट भी नहीं करेगा क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो जब हमने हकीकत में इसको बीक्यूकुलिन दिया इस पेशेंट को, तो हमको देखने को मिला कि इस पेशेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और ना ही ये गाबा को रिप्लेस करता है, बैक्लोफेन को रिप्लेस भी नहीं करता है बीक्यूकुलिन। एज एन एंटागोनिस्ट इट शुड रिप्लेस बैक्लोफेन, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो बैक्लोफेन था वो एक्चुअली गाबा रिसेप्टर पे तो बाइंड किया था, बट गाबा ए पर बाइंड नहीं करता, वो गाबा बी रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है। और जो बीक्यूकुलिन है वो गाबा ए एंटागोनिस्ट है, तो अगर इसका मतलब ए से है तो बी से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट की। गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट इंक्लूड बैक्लोफेन, ठीक है। बैक्लोफेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग जब हम बात करते हैं गाबा बी रिसेप्टर की। सो दिस इज a little effort about GABA रिसेप्टर। हमने बात करी GABA मॉलिक्यूल की और हमने बात करी इसके टारगेट डेस्टिनेशन की, GABA रिसेप्टर की। फिर हमने बात करी कि GABA रिसेप्टर के दो टाइप होते हैं मेनली, एक तो ए टाइप होता है, एक बी टाइप होता है, ठीक है। फिर हमने उसके अलावा ड्रग्स की बात करी जो कि गाबा रिसेप्टर पे काम करती है, जैसे कि बेंजोज हो गए, जैसे कि बारबिचुरेट हो गया, जैसे कि इथेनॉल हो गया, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ ऑल।